हेलो दोस्तों, आज हम एक मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर और ये मूवी साल 2014 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी 2 घंटे 49 मिनट की है और अगर आप इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.7 है। इस मूवी के जो मुख्य किरदार हैं, इसमें एक कूपर है जो पहले एक नासा का पायलट था, पर अब वो मक्के की खेती करता है। घर में उसके साथ उसके ससुर, उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ रहती है। उसके घर में एक किताबों का कमरा होता है जिसमें कई बार किताबें इधर उधर गिरती रहती हैं, मानो उनके जरिए कोई कुछ संदेश देना चाहता है। जो इसकी बेटी मर्फ है अपने पिता को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है। कूपर मर्फ से कहता है कि कमरे में तुम्हें कुछ भी अजीब लगे उसे ऑब्जर्व किया करो और उसे रिकॉर्ड कर लिया करो। जिस एरिया में कूपर का खेत होता है वहाँ कुछ समय से धूल भरी आंधी का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी ही आंधी जब आती है तो वह उस कमरे में धूल घुसने से बचाने के लिए जब वह उस कमरे में जाता है तो वह देखता है ज़मीन पे एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय पहली बार उसे पता चलता है कि कोई भूत नहीं है बल्कि यह ग्रेविटी का असर है जिसका इस्तेमाल कर कोई उसे मैसेज देना चाहता है। यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का इस्तेमाल किया गया है जो कहता है कि ग्रेविटी ही एक ऐसी फोर्स है जो सभी डायमेंशंस में जा सकती है, यानी कि किसी दूसरी डायमेंशन में रहने वाला जीव ग्रेविटी के जरिए अन्य डायमेंशन में रहने वाले जीव से कम्युनिकेट कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। उस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद वो पाता है कि असल में ये एक बाइनरी कोड है जिसमें एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छिपा हुआ है। लोकेशन कोऑर्डिनेट को डिकोड करने के बाद जब वह उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड से होती है जो उसके पूर्व प्रोफेसर भी थे, जिनसे कूपर को पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी क्योंकि इसका वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और पौधे मर रहे हैं। ये सब सुनकर कूपर उनसे पूछता है कि नासा ने पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए कोई प्लान बनाया है, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी के इतना नज़दीक नहीं है कि वहाँ पृथ्वीवासी को वहाँ आसानी से भेजा जा सके। इसलिए डॉक्टर ब्रैंड उसे बताता है कोई विकसित सभ्यता डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता है जो गुप्त रूप से मानव जाति की मदद कर रही है। ये जो भी है, उन्होंने 48 साल पहले शनि ग्रह के नज़दीक एक वर्म होल बना दिया था जिसका इस्तेमाल करके काफ़ी कम समय में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाकर पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढ सकते हैं और वहां मानवों को बसाकर मानव जाति के वजूद को बचा सकते हैं। यह सभ्यता, ये अलौकिक जीव कौन है और ये मानवों की मदद क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ब्रैंड इस दौरान कूपर को ये भी बताते हैं कि नासा पहले ही 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट को उस वर्म होल के अंदर भेज चुके हैं, जिनका मिशन है कि वर्म होल के उस पार जाकर ग्रहों को ढूंढना जो मानवों के रहने लायक भी हो और नज़दीक भी हो। और वो अपने साथ एक बीकन लेकर गए हैं जिसका सिग्नल नासा ट्रैक कर सकता है और उन्हें वो बीकन तब ऑन करना है जब कोई हैबिटेबल प्लैनेट उनको मिल जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्म होल के उस पार नासा एस्ट्रोनॉट से सीधा संपर्क नहीं कर सकता, इसीलिए केवल बीकन ही है जिससे यह पता चल सकता है कि कौन सा ग्रह रहने लायक है और कौन सा नहीं। डॉक्टर ब्रैंड यह भी बताते हैं कि नासा को उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स के बीकन का सिग्नल कई दशकों से मिल रहा है, पर अब इनमें से 3 बीकन ही एक्टिव रह गए हैं जिसका सिग्नल ऐसे प्लैनेट से आ रहा है जो गोरगेंटवा नाम के ब्लैक होल के काफ़ी पास है। इसीलिए एक नई मिशन पर काम चल रहा है जिसका नाम इंड्योरेंस है। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट को उन ग्रहों पर जाना है जहां पर बीकन के सिग्नल अभी भी आ रहे हैं। उन तीनों ग्रहों का मुआयना करना है और पता लगाना है कि इन तीनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह मानवों के रहने लायक सबसे बेहतर है। अगर ऐसा ग्रह मिल जाता है तो नासा के पास मानवों को बचाने के लिए 2 प्लान हैं। डॉक्टर ब्रैंड बताते हैं कि वो एक एडवांस इक्वेशन पर सालों से काम कर रहे हैं जो अगर सोल्व हो गया तो मानव 5th डायमेंशन फिजिक्स स्पेशली ग्रेविटी का इस्तेमाल करके
एक विशाल स्पेस स्टेशन में पृथ्वीवासियों को ले जाकर उसको स्पेस में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि संपूर्ण पृथ्वीवासी बच जाएं। जिस इंस्ट्रक्शन साइट पे कूपर और ब्रांड बात कर रहे होते हैं वो असल में कोई लैब नहीं होती, वो एक स्पेस स्टेशन होता है। जिसके बाद हमने अभी की, जब इंड्योरेंस ग्रुप वर्म होल के उस पार होगा तो डॉक्टर ब्रांड अपने एडवांस इक्वेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्लान बी, डॉक्टर ब्रांड अगर अपने इक्वेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, या फिर इंड्योरेंस ग्रुप को हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने में काफ़ी वक्त लग जाता है, तो मानव जाति को बचाए रखने के लिए इंड्योरेंस यान काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रियो को अपने साथ ले जाएगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण एम्ब्रियो में दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों का डीएनए इस्तेमाल करेगा। इंड्योरेंस ग्रुप को अगर हैबिटेबल प्लैनेट मिलता है तो उन्हें वहां जाना है और वहां जाकर फर्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो को रेज करना है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन वाले अगले को रेज करेंगे और उसके अगले वाले को। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे कि मानवों की संख्या उस ग्रह पर बढ़ती रहे। क्योंकि कूपर नासा का एक भूतपूर्व पायलट भी होता है, तो डॉक्टर ब्रांड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंड्योरेंस मिशन की कमान को संभाले। कूपर उसके लिए राजी भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मर्फ उससे नाराज़ हो जाती है। खैर, अब वो मिशन के लिए निकल जाता है। अब वो वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर कोगेंटुआ नाम के ब्लैक होल के पास पहुंचाता है, जहां से बीकन के सिग्नल नासा को अभी भी मिल रहे हैं। यहाँ कंसेप्ट दिया गया है टाइम डायलेशन का, कि एक ब्लैक होल के नज़दीक समय धीमा गुजरता है, यानी कि कोई ग्रह एक ब्लैक होल के नज़दीक और दूसरा उसके काफ़ी दूर हो, तो जो ब्लैक होल के जो नज़दीक ग्रह होता है वहाँ समय धीमा गुजरेगा। इसका मतलब है ब्लैक होल के नज़दीक ग्रह पर अगर 1 घंटे गुजरते हैं तो हो सकता है दूसरे ग्रह पर कई साल बीत गए हों। खैर, चलिए वापस फिल्म की बात करते हैं। तो अब इंड्योरेंस ग्रुप फैसला करते हैं कि वो एक ऐसे ग्रह के पास जाने का जो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक है। ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक होने की वजह से इस ग्रह पर 1 घंटा गुजरता है, तो उस दौरान पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं। कूपर चाहता है कि वह उस ग्रह पर जल्दी से जल्दी जाकर वापस आ जाए, ताकि वो वापस लौटकर अपने बच्चों को सही सलामत देख पाए। वो उस ग्रह पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता। उस ग्रह पर बिताया गया हर 1 घंटा पृथ्वी पर उसके बच्चों के लिए 7 साल के बराबर होगा। इंड्योरेंस यान को ब्लैक होल की एज से बाहर कर कूपर, डॉक्टर ब्रांड की बेटी और डॉयल उस ग्रह पर लैंडिंग के जरिए जाते हैं, जबकि उनका एक साथी इंड्योरेंस पर ही रुक जाता है। जब वह उस ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ केवल पानी है और जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। उन्हें उस दौरान नासा द्वारा भेजे गए पहले यान का मलबा भी मिलता है। फ्लाइट रिकॉर्डर हासिल करने की कोशिश में वह टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वो उस ग्रह पर 3 घंटे बिता देते हैं। उस दौरान उनके एक साथी डॉयल की मौत भी हो जाती है। जब वो वापस इंड्योरेंस पर जाते हैं तो इस दौरान इंड्योरेंस पर मौजूद उसके साथी के लिए 23 साल बीत जाते हैं। जब कूपर अपने बच्चों द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखते हैं तो वह पाता है कि उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उस ग्रह पर मिले फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलता है कि उस ग्रह पर लैंड करते ही नासा के उस एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। बीकन ने सिर्फ कुछ मिनट ही सिग्नल भेजे थे, पर रिलेटिविटी की वजह से उन मिनटों के दौरान पृथ्वी पर काफ़ी समय बीत गया था, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद नासा को लगा कि वो सिग्नल कई सालों से उस ग्रह से आ रहे थे। क्योंकि इंड्योरेंस कई सालों से ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, तो अब उसमें बहुत कम ईंधन रह जाता है। बचे हुए ईंधन से वो 2 में से किसी एक ग्रह पर ही जा सकते हैं। दोनों ग्रहों से मिले बीकन के सिग्नल के डेटा के आधार पर एडमन जिस ग्रह पर है वह मानवों के रहने के लिए उपयुक्त है, और एडमन अभी भी उस ग्रह से लगातार सिग्नल भेज रहा था, तो वे एडमन के ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर कूपर की बेटी मर्फ बड़ी होकर साइंटिस्ट बन जाती है और वह प्रोफेसर ब्रांड को असिस्ट करती है। मरने से पहले प्रोफेसर ब्रांड उसे बताता है कि प्लान ए मात्र एक दिखावा था, क्योंकि उन्होंने इस इक्वेशन को
सॉल्व कर लिया था और वो जानते थे कि इससे मानवों को बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए अब प्लान बी ही सफल हो सकता है, जिसका मतलब यह था मर्फ अपने पिता को कभी नहीं देख पाएगी। मर्फ वीडियो मैसेज के जरिए एंड्योरेंस क्रू मेंबर को प्रोफेसर ब्रांड की मौत की जानकारी देती है और सारी सच्चाई बताती है। वो अपने पिता कूपर को ब्लेम करती है कि उसने उन्हें पृथ्वी पर मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि उसके बावजूद मर्फ उस इक्वेशन पर काम करती रहती है और उसे उम्मीद होती है कि वह उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगुलैरिटी पर एक क्वांटम डेटा की ज़रूरत होती है। एडमैन का ग्रह ब्लैक होल के उतना नज़दीक नहीं होता जितना पहले का ग्रह था, इसलिए एस्ट्रोनॉट पहले की तरह अब किसी जल्दबाजी में नहीं होते। जब वो उस बीकन के सिग्नल को ट्रैक करते हुए उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एडमैन डीप स्लीप में मिलता है, जिसे वो एंड्योरेंस पर ले आते हैं। जागने के बाद एडमैन उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर थोड़ी परेशानियां ज़रूर है, पर यह मानवों के रहने के लायक है। उसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट उस ग्रह का मुआयना करने के लिए लैंडर के जरिए उस ग्रह पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मैन ने उन्हें गलत डेटा भेजकर गुमराह किया है, क्योंकि यह ग्रह मानवों के रहने के लायक है ही नहीं। इस दौरान मैन कूपर को जान से मारने की नाकाम कोशिश करता है, जबकि दूसरे क्रू मेंबर को वो जान से मार भी देता है। एंड्योरेंस पर मैनुअल डॉकिंग करने के दौरान डॉक्टर मैन की मौत हो जाती है और इस दुर्घटना से एंड्योरेंस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। कूपर और डॉक्टर ब्रांड किसी तरह से लैंडर को एंड्योरेंस से अटैच कर देते हैं और अब एंड्योरेंस स्टेबल हो जाता है, पर अब उसके पास इतना ईंधन होता ही नहीं कि वो तीसरे ग्रह पर जा पाए। और इस ग्रह पर जाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उन्हें अब प्लान ए के फेल्ड इक्वेशन की जानकारी होती है। दूसरी बात यह है, उस ग्रह से मिले डेटा के अनुसार यह ग्रह मानवों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त था। कूपर और डॉक्टर ब्रांड के साथ 2 इंटेलिजेंट रोबोट्स भी होते हैं जिनका नाम कैश और टार्स होता है। मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट को नहीं जानते हो तो यह एक तकनीक होती है जिससे यान को किसी दूसरे ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल कर स्पीड प्रदान की जाती है। पर कूपर के लिए परेशानी यह थी कि एंड्योरेंस गारगेंटुआ ब्लैक होल के जितना नज़दीक जाएगा पृथ्वी पर उतना ही समय गुजर जाएगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि कूपर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है और उसे अब भी उम्मीद होती है कि प्लान ए ज़रूर काम करेगा। ब्लैक होल के सेंटर को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिसके अंदर कोई भी नहीं गया था। किसी को यह मालूम नहीं था कि इसमें क्या होता है और यह कहाँ निकलता है। कूपर सबसे पहले अपने रोबोट टार्स को सिंगुलैरिटी में भेजता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ जाकर उस क्वांटम डेटा को भेज दे जिसका इस्तेमाल कर प्लान ए को सफल बनाया जा सके। जब टार्स सिंगुलैरिटी में चला जाता है तो उसके सिग्नल कूपर को मिलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि एंड्योरेंस यान भी ज़्यादा भार के कारण ब्लैक होल की प्रॉक्सिमिटी में होता है। वो इसके भार को कम करने के लिए खुद अपने यान को भी एंड्योरेंस से अलग कर देता है, ताकि डॉक्टर ब्रांड के इस रोबोट के साथ तीसरे ग्रह पर जाकर मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रख सके और प्लान बी को भी सफल बना सके। अपने यान को एंड्योरेंस से अलग करने के बाद कूपर ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कूपर ब्लैक होल के सेंटर में खींचा चला जाता है। उसे लगता है कि मानो अब वो मरने वाला है, पर वो मरने की बजाय एक टेसरेक्ट में पहुंच जाता है। इस टेसरेक्ट में वो अपने घर में अपने उस किताबों वाले कमरे को देखता है जिसके बारे में उसकी बेटी मर्फ उसे कहती थी कि वहाँ भूत है। दिलचस्प बात यह है कि उस टेसरेक्ट में समय में आगे और पीछे देख सकते हैं, यानी इस टेसरेक्ट में फिजिकल डायमेंशन है जिससे आप आगे और पीछे बिल्कुल उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि आप स्पेस में करते हैं।
खैर, अब आगे बढ़ते हैं। टेसरेक्ट को समझने के बाद कूपर अपनी बेटी को मैसेज देना चाहता है कि वो उसे रोक ले। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपना मैसेज उसे नहीं दे पाता। इसके बाद उसे ध्यान आता है ग्रेविटी ही एक ऐसी फोर्स है जो अलग अलग डायमेंशंस में जा सकती है। इसीलिए वह ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अपनी बेटी मर्फ को संदेश देता है कि वो उसे जाने से रोक ले, जिसे उसकी बेटी मर्फ अपनी नोटबुक में लिख लेती है, स्टे लिखकर नोट भी कर लेती है। उसके बाद धूल की आंधी से रूम भर जाता है। कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसे नासा के सीक्रेट बेस बाइनरी कोड के साथ देता है। ये वही मैसेज है जो शुरू में कूपर ने डिकोड किया था, यानी कि जिसे मर्फ भूत समझ रही थी, बल्कि वह कोई और नहीं, फ्यूचर का कूपर ही था। टेसरेक्ट के अंदर कूपर को टार्स का मैसेज मिलता है, जिसे उसने खुद से पहले क्वांटम डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा था। टार्स कूपर को यह बताता है कि उसे क्वांटम डेटा मिल गया है, जो कि प्रोफेसर ब्रैंड के अधूरे क्वेश्चन को पूरा और प्लान बी को भी सफल बना सकता है। कूपर टार्स को वो डेटा खुद को सेंड करने के लिए कहता है। अब कूपर के पास वो सब है जिसे वो पृथ्वीवासियों को बचा सके, पर परेशानी की बात यह है कि उस डेटा को कूपर अपनी बेटी मर्फ तक कैसे पहुंचाए, जो कि एक साइंटिस्ट है। वो इस डेटा को ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड के फॉर्मेट में घड़ी के जरिए भेजता है, जो उसने कभी अपनी बेटी मर्फ को दी थी। अगर आप मोर्स कोड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए ऑन ऑफ टोन्स या लाइट्स क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। स्किल्ड ऑब्जर्वर या लिसनर केवल पैटर्न देखकर ही इसे डिकोड कर लेते हैं। जब मर्फ उस घड़ी को देखती है तो वह समझ जाती है कि जिसे उसके पिता ने भेजा है। वो उसे डिकोड कर पूरे डेटा को समझ लेती है। उसके बाद प्रोफेसर ब्रैंड के अधूरे क्वेश्चन को पूरा कर लेती है। इसके बाद ग्रेविटी का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक मानवों को विशाल स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं। उधर कूपर जैसे ही क्वांटम डेटा को अपनी बेटी मर्फ को भेज देता है, वैसे ही टेसरेक्ट गायब हो जाता है, क्योंकि टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था। वहाँ समय के गुजरने की गति ज़्यादा थी। इसका मतलब कूपर द्वारा बिताया गया 1 मिनट भी उसकी बेटी के 50 साल से ज़्यादा के बराबर था। टेसरेक्ट से बाहर निकलने के बाद किसी तरह दूसरे एस्ट्रोनॉट उसे ढूंढ लेते हैं, पर जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है। वो देखता है कि इंसानों ने उस स्पेस स्टेशन को ग्रेविटी के जरिए बनाया है, जिसके कारण काफ़ी इंसान बिना किसी परेशानी के उस स्टेशन पर रह रहे हैं। उस स्पेस स्टेशन का नाम कूपर स्टेशन होता है, जो कि उसकी बेटी के नाम पर रखा गया था। अब जब वो अपनी बेटी से मिलने जाता है तो वह पाता है कि उसकी बेटी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जबकि उसकी उम्र में कुछ ही सालों का फ़र्क आया है। उसकी बेटी बताती है कि उसकी दुनिया में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा, उसका कोई परिवार अब वहाँ नहीं रहता। उसके बाद कूपर उस ग्रह पर जाने की तैयारी करता है जहाँ पर उसने डॉक्टर ब्रैंड को एंड्योरेंस यान के जरिए भेजा था। अंत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्रैंड उस ग्रह पर बिना किसी परेशानी के वहां लैंड कर जाती है। अब उसका अगला प्लान है कि उस ग्रह पर मानवों की तादाद बढ़ाना। अब कूपर उससे मिल पाता है या नहीं, यह मूवी में नहीं दिखाया गया। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कि वो कौन थे जो शुरू में ही मानवों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मानवों को बचाने के लिए पृथ्वी के नज़दीक वर्महोल बनाए, जिससे कि मानव खुद अपने रहने के लिए एक नया ग्रह आसानी से ढूंढ सके। उन्होंने टेसरेक्ट बनाकर कूपर की मदद की ताकि वो इंसानों को बचा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वो टेसरेक्ट बना सकते थे, यानी कि वो पूरी दुनिया का भूत भविष्य वर्तमान कूपर को दिखा भी सकते थे। पर उन्होंने कूपर के लिए कस्टम टेसरेक्ट बनाया, जिसमें कि वो कमरा था जिससे कि वो अपनी बेटी को संदेश दे सके, यानी कि वो कूपर के जरिए हर हाल में इंसानों के अस्तित्व को बचाना चाहते थे। फिल्म की शुरुआत में यह दिखाया गया है कि नासा को यह लगता है कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक शक्ति है, पर जब कूपर उस टेसरेक्ट के अंदर होता है तो वह कहता है कि कोई और नहीं बल्कि भविष्य के इंसान ही हैं जिन्होंने यूनिवर्स के लॉज में मास्टर कर लिया है।
जिसके कारण वो मनचाहे ढंग से यूनिवर्स के लॉज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन लोगों ने खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए टेसरेक्ट को भविष्य से भूतकाल में भेजा है, पर यहाँ पर एक पैराडॉक्स पैदा होता है। अगर मानवों का भूतकाल ही सुरक्षित नहीं था तो भविष्य के मानवों का होना कैसे संभव था? इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।